हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव एसवाई हिंदी प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज हम फिर से आए एक नई वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। और अगला हमारा लेखक परिचय है कृष्ण चंद्र। कृष्ण चंद्र जी, जिन्होंने पाठ लिखा है 11वीं NCERT आरोखंड के गद्य आरो भाग 1 के गद्य खंड से लिया गया है जामुन का पेड़। 11वीं कक्षा की जो आरो 1 है, आरो 1 भाग 1 है, उसी का ये एक 8वां पाठ है जामुन का पेड़। और उसके लेखक है कृष्ण चंद्र। इनका आज हम जीवन परिचय पढ़ेंगे या लेखक परिचय पढ़ेंगे। और देखते हैं, जल्दी से हम निपटा लेते हैं। हमारे बस एक ही जीवन परिचय और रहता है, इसके बाद वो भारत माता पाठ लिखा था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। बस एक ही और रहता है, जल्दी जल्दी हम वीडियो डाल देते हैं क्योंकि एस्टेट के एग्ज़ाम के भी बहुत ज़्यादा दिन नहीं हैं। TGT PGT एस्टेट शायद नवंबर में होने की कह रहे हैं। और तो हमारे पास अक्टूबर का महीना रह जाता है। अक्टूबर का महीना ही हमारे पास रह जाता है। और उसके बाद अगर HPSC की बात करते हैं, HPSC वाले स्टूडेंट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। HPSC का भी बस कुछ एक ही दिनों में रिजल्ट आने वाला है, 5-7 दिन में। कह तो रहे थे 20 तक, लेकिन वो अभी तक नहीं आया है, तो शायद आ जाए इस महीने में। तो फिर एक साथ एकदम से तैयारी नहीं हो पाएगी, इसलिए मैं जो भी वीडियो डालते जा रही हूँ, HPSC वाले स्टूडेंट जो है उसे बार बार स्टूडेंट एक एक वीडियो को बारी बारी करते देखते जाएं, क्योंकि आपका पेपर जो है सब्जेक्टिव होने वाला है। आपको लिखना है तो आराम से इनको पढ़ते जाइए। अगर एक 10 नंबर का भी आता है, 10 का नहीं तो 5-5 में अगर 2 आते हैं, या 5 नंबर का भी आता है, तो ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आप धीरे धीरे इनको अच्छे से पढ़ सकते हैं, अभी आपके पास टाइम है। अच्छा, इनको टाइम दीजिए, नोट डाउन करते रहिए और अपने नोट्स बनाते रहिए। तो आगे आज हम पढ़ लेते हैं कृष्ण चंद्र जी का जीवन परिचय। कौन से पाठ के संदर्भ में पढ़ेंगे? जामुन का पेड़, जो कि 11वीं कक्षा के आरो भाग 1 का 8वां पाठ है। और अभी तक जो है हम 7 जो जीवन परिचय हैं वो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डाल चुकी हूँ। आपने नहीं देखे तो देख सकते हैं। और इसी के साथ साथ मैंने अपना एक और भी शुरू कर रखा है, आदिकाल, जो कि HPSC वालों के सिलेबस में भी है। और ये हिंदी साहित्य की अगर बात करें तो हर एग्ज़ाम में आता है, चाहे एस्टेट हो, चाहे नेट हो, चाहे UGC नेट हो, चाहे TGT एस्टेट हो, चाहे PGT एस्टेट हो, KVS हो, कहीं पर भी हो। लिटरेचर तो आपका हर जगह पर आता है। तो लिटरेचर का भी हमने आदिकाल स्टार्ट किया हुआ है। बस 1 या 2 ही टॉपिक वहाँ पर बचते हैं, उसके बाद हम आपको उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करवाएंगे। और फिर आप उनको भी साथ साथ देखते रहिएगा और इधर NCERT वाला भी पढ़ते रहिएगा, क्योंकि इस बार जो HPSC ने पेपर दिया था वो सारा NCERT में से दे दिया गया था। लिटरेचर के इतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं थे, तो हम NCERT को भी एक साइड नहीं रख सकते। और अपना जो हिंदी साहित्य का जो सिलेबस दिया हुआ है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, उन्हें भी हम एक तरफ नहीं रख सकते हैं। तो हम दोनों को साथ साथ लेकर चलेंगे, वो भी आप देखते रहिएगा। मैंने कई सारी वीडियो जैन, सिद्ध, नाथ साहित्य और काल विभाजन वगैरह कई टॉपिक उसमें आपको करवा दिए हैं, तो आप देख सकते हैं। नहीं देखे तो। और बढ़ते हैं हम अपने इस जीवन परिचय की तरफ, लेखक परिचय की तरफ। तो शुरुआत करते हैं। अफसोस, ये सबसे पहले जीवन परिचय से ऊपर जो 2 लाइनें दी गई हैं ये आप देख लेना। अफसोस इस बात का नहीं है कि मौत बेरहम है, अफसोस इस बात का है कि अस्पताल बेरहम क्यों है। देखना, अगर आप सोचो तो बहुत अच्छी बात है कि अफसोस इस बात का नहीं कि मौत बेरहम है। देखो, मौत तो आनी ही है एक दिन, लेकिन अफसोस इस बात का है कि अस्पताल बेरहम क्यों है। मतलब जो आदमी अस्पताल में पहुंच गया उसका भी समय पर इलाज नहीं हो पा रहा। कुछ ये हम एक जामुन का पेड़ जो पाठ है, एक व्यंग्यात्मक रचना है कृष्ण चंद्र जी की। बहुत ही ज़्यादा ही व्यंग्य दिखाया गया है इसमें। तो मतलब थोड़ा मुझे तो ये बात थोड़ी सी हजम नहीं होती है कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन जब लिखा है और सिलेबस में दिया हुआ है तो हम इसे पढ़ेंगे। तो ऊपर के 2 पंक्तियाँ आप देख लेना। बढ़ते हैं कृष्ण चंद्र जी के
परिचय की तरफ। इनका जन्म कहाँ हुआ? इनका जन्म हुआ 1914 में पंजाब के वजीराबाद गांव, जिला गुजरांवाला। कहाँ पर? कृष्ण चंद्र, ध्यान रखना। जामुन, जामुन कहाँ पर होते हैं? आप हिंट के लिए याद रख सकते हो, पंजाब में ज़्यादा रहते हैं। ऐसे आप याद रख सकते हो कि आपको कृष्ण चंद्र जी का जन्म कहाँ हुआ? पंजाब के वजीराबाद गांव, जिला कौन सा है? गुजरांवाला। और कब हुआ? 1914 में। अब देख लेते हैं इनकी प्रमुख रचनाएं। शायद मुझे हर एक लेखक परिचय में नहीं बताना पड़ेगा, फिर भी मैं आपको एक बार बोल के बता देती हूँ, क्योंकि हो सकता है कोई विद्यार्थी हमारी पहली वीडियो देख रहा हो ये, और ये कहेगा किस तरीके से मैम ने पढ़ा रखा है। तो बेटे आप हमारी पहली वीडियो से देखना शुरू करें, क्योंकि शुरुआत में हमने सारा समझा रखा है कि जीवन परिचय को हमने पार्ट्स में तोड़ना है। पहले जीवन परिचय लिखना है, फिर रचनाएं लिखनी है, और रचनाएं के अंदर भी कहानी, उपन्यास, नाटक का अलग अलग हेडिंग डालना है। उसके बाद अगर सम्मान मिले हैं तो सम्मान लिखने हैं हेडिंग डालकर, और उसके बाद क्या करना है? हमें साहित्यिक विशेषताएं लिखनी है, और उसके बाद हमें क्या डालना है? भाषा शैली। तो ये मैं बीच में अक्सर को इसलिए छोड़ देती हूँ, मैं बोल देती हूँ आपको तो सुन जाता है, इसलिए मैं पूरा लिखना ज़्यादा जरूरी नहीं समझती। तो साहित्यिक विशेषताएं, भाषा शैली, रचनाएं, जीवन परिचय, और थोड़ा सा इस पाठ के बारे में जिस पाठ के संदर्भ में हम जीवन परिचय पढ़ रहे हैं। तो इतना कुछ लिखना होता है हमें अपने जीवन परिचय के अंदर। अटेम्प्ट करते वक्त इन बातों का ध्यान रखना है। प्रमुख रचनाएं हैं इनकी। वैसे 11th और 12th कक्षा की अगर बात करें तो उनके लिए थोड़ा सा कम इम्पोर्टेंट हो जाता है ये, लेकिन जो कंपटीशन टेस्टों के जो भाई नौकरी का सवाल है उसमें हम कुछ भी नहीं छोड़ सकते हैं। ये भी नहीं कह सकते कि इम्पोर्टेंट है या ये इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि स्कूल टीचिंग का मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो ये उस वजह से मैं आपको कह रही हूँ, लेकिन एक बार पढ़ जरूर लेना चाहिए। तो प्रमुख रचनाएं हैं एक गिरजा एक खंदक, एक गिरजा एक खंदक, यूकेलिप्टस की डाली। ये दो हैं इनके कहानी संग्रह, बहुत ज़्यादा रचनाएं इनकी नहीं है। एक गिरजा एक खंदक, यूकेलिप्टस की डाली, ये एक पेड़ है उसकी डाली, उस पर क्या था? गिर गया। कौन? एक खंदक। खंदक खग कहते हैं ना, खग पक्षी, उससे ध्यान में रख लेना। ये कहानी संग्रह है इनके। शिकस्त, जरगांव की रानी, सड़क वापस जाती है, आसमान रोशन है, एक गधे की आत्मकथा, अन्नदाता, हम वहशी है, जब खेत जागे, 52 पत्ते, एक वायलिन, समंदर के किनारे, कागज की नाव, मेरी यादों के किनारे। ये इनके क्या हैं? सारे उपन्यास। वह काफी कुछ लिखा है फिर तो इन्होंने। तो ये यहाँ से यहाँ तक जो हैं ये सारे इनके क्या हैं? उपन्यास हैं। तो ये थोड़े से ये पंजाबी राइटर हैं, इसलिए इनके जो नाम हैं इनकी रचनाओं के वो भी थोड़ी सी अलग हैं। तो आप देख लो। शिकस्त, शिकस्त मतलब एक तरह से शिकवा से लगा सकते हो। किससे है शिकस्त? गांव वालों से। क्यों है? क्योंकि हमारे घर से सड़क वापस जाती है, वो बनने नहीं दे रहे सड़क को। आसमान रोशन है, मतलब आसमान में तो रोशनी है लेकिन सड़क वापस जा रही है, हमें यही शिकायत है जिस गांव में हम रहते हैं। एक गधे की आत्मकथा, अन्नदाता, हम वहशी हैं, जब खेत जागे, अन्नदाता और खेत इकट्ठा रख लेना, और एक गधे की आत्मकथा, 52 पत्ते, एक वायलिन, समंदर के किनारे, कागज की नाव, मेरी यादों के किनारे। अब यहाँ पर देखना, कृष्ण चंद्र जी कह रहे हैं कि मेरी यादों के किनारे, कह रहा है कि यादों में वो कहाँ पर बैठ जाता है? एक समुद्र के किनारे बैठ जाता है। एक वायलिन समुद्र के किनारे बैठ जाता है और अपनी यादों को याद करता रहता है, और सामने कागज की नाव चल रही है, और नाव में बैठे लोग क्या खेल रहे हैं? 52 पत्ते खेल रहे हैं। और ये भाई अन्नदाता, जब खेत जागे, एक गधे की आत्मकथा, ये कुछ आप इस तरीके से कर लेना। तो मैंने आपको ये ट्रिक भी बताने की कोशिश की है, पता नहीं आपको अच्छी लगे या नहीं लगे, क्योंकि मैंने इस राइटर की कभी कोई रचनाएं याद नहीं की। हालांकि यूजीसी नेट तक क्वालिफाई है मेरा, लेकिन कभी मैंने याद नहीं किया। आज पहली बार इनकी रचनाएं मैं देख रही हूँ, तो मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया है। अगर आपके पास इससे अच्छी और ट्रिक हो तो आप लगा सकते हैं।
इनके सम्मान कौन कौन सी हैं, सम्मान की बात कर लेते हैं। तो सम्मान भी एक ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो सम्मान है साहित्य अकादमी सहित बहुत से पुरस्कार, साहित्य अकादमी द्वारा से बहुत साहित्य अकादमी सहित बहुत से पुरस्कार। और इनकी मृत्यु हुई 1977 में। मृत्यु कब हुई? 1977 में। यानी कि 1914 से 1977 तक इनका जीवन काल रहा। 1914 से 1977 तक इनका जीवन काल रहा। अब प्रेमचंद के बाद जिन कहानीकारों ने कहानी विधा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, उनमें उर्दू कथाकार कृष्ण चंद्र का नाम महत्वपूर्ण है। एक तो आपको ये ध्यान रखना होगा, देखने पंजाब में पैदा हुए हैं लेकिन उर्दू के कथाकार हैं, उर्दू के कथाकार हैं। प्रेमचंद के बाद जिन कहानीकारों ने कहानी विधा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, उनमें उर्दू कथाकार कृष्ण चंद्र का नाम महत्वपूर्ण है। ये जो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है वो मैं बताती हूँ कहाँ पर बनेगा। जो हमारे एस्टेट आते हैं, टीजीटी पीजीटी जो एस्टेट आते हैं, उनमें एक क्वेश्चन इनका जरूर आता है। चाहे 11th-12th में से चाहे कोई पंक्ति दे दे, चाहे किसी पाठ का मुख्य प्रतिपाद्य क्या है वो पूछ ले, चाहे किसी लेखक की कोई रचनाएं पूछ ले, तो एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर बनता है, एक दो क्वेश्चंस। तो आप इनकी रचनाओं को एस्टेट वाले विद्यार्थी भी इनका ध्यान रखेंगे कि कि इनकी कहानियाँ और इनके जो उपन्यास थे एक बार इनको अच्छे से याद कर लेंगे, एक क्वेश्चन वहाँ से बन जाता है। उर्दू कथाकार थे ये। एक प्रगतिशील लेखक संघ से उनका गहरा संबंध था। एक बात नया अक्षर आया है, प्रगतिशील लेखक संघ। अब एस्टेट वाले बच्चे ध्यान रखें, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यूजीसी नेट में भी आता है। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1935 में तो अपने इंडिया से बाहर कहीं की गई थी। 1935 में तो आप उसको पढ़कर पजल्ड मत होइएगा, मैं आपको अपने इंडिया वाली बताती हूँ। जो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936 में प्रेमचंद की अध्यक्षता में हुई थी। प्रेमचंद की, मुंशी प्रेमचंद जी की अध्यक्षता में हुई थी। तो ये उन्हीं के समकालीन थे और इनका जो था प्रगतिशील लेखक संघ से इनका गहरा संबंध था। क्योंकि मैंने आपको बताया प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936 में मुंशी प्रेमचंद और इनके और भी कोई सदस्य थे, लेकिन मुख्य नाम जो है मुंशी प्रेमचंद जी का आता है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एचटेट में कई बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है। याद रख लेना कि कृष्ण चंद्र जी थे ये किन प्रेमचंद के बाद प्रेमचंद ने जिस प्रकार से कहानियों को बहुत ऊंचाई तक पहुंचाया, उसके बाद के जो कवि हैं जो आए हैं कहानीकार, उनमें उर्दू का एक कथाकार है कृष्ण चंद्र जी का नाम भी महत्वपूर्ण है। और ये प्रगतिशील लेखक संघ से भी जुड़े हुए हैं, जिसका असर उनकी रचनाओं में स्पष्ट रूप से झलकता है। कृष्ण चंद्र ऐसे गिने चुने लेखकों में आते हैं जिन्होंने बाद में चलकर लेखन को ही रोजी रोटी का सहारा बनाया। मतलब ऐसे गिने चुने कई लेखक तो ऐसे भी हैं जो अपनी नौकरी भी करते गए हैं और साथ साथ अपना लेखन कार्य भी करते गए हैं, लेकिन ये वो लेखक थे जिन्होंने लेखन के द्वारा जो इनकी कमाई होती थी उसी से ये अपना जीवन यापन करते थे। इस बात का कहने का मतलब ये है। कृष्ण चंद्र की प्राथमिक शिक्षा पुंछ, जम्मू एवं कश्मीर में हुई। उच्च शिक्षा के लिए वे सन 1930 में लाहौर आ गए और फॉरमैन क्रिश्चियन कॉलेज में प्रवेश लिया। तो इनकी पढ़ाई कहाँ पर हुई? फॉरमैन क्रिश्चियन कॉलेज में। और प्राथमिक जो शिक्षा थी वो कहाँ पर हुई? प्राथमिक शिक्षा जम्मू एंड कश्मीर के पुंछ में हुई। और जो कॉलेज की पढ़ाई थी, शिक्षा थी, वो कहाँ पर हुई? फॉरमैन क्रिश्चियन कॉलेज में 1930 में। अब इम्पोर्टेंट बात हो जाती है, जैसे अभी एचपीएससी एग्जाम जो आया था स्क्रीनिंग, इसी तरह के बीच में से क्वेश्चन उठा रखे थे, चैप्टर के बीच में से क्वेश्चन उठा रखे थे, जो लेखक परिचय हैं उनके बीच से क्वेश्चन उठा रखे थे। तो आपको याद रखना है कि क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते कि प्रगतिशील लेखक संघ से मुंशी प्रेमचंद के अलावा और कौन सा लेखक जुड़ा हुआ था? तो आपको बताना है श्री कृष्ण चंद्र जी जुड़े हुए थे। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी? 1936 में हुई थी।
और कृष्ण चंद्र जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से की थी? जम्मू एवं कश्मीर में। ये जो बातें यहाँ बताई जा रही है वो सब बातें आपको कहाँ लिखनी है? जो ऊपर मैंने आपको जीवन परिचय बताया था, जो स्टार्टिंग में बताया था, ये जन्म वाला, यहीं पर आपको बता देना है कि उनका जन्म 1914 में हुआ, मृत्यु कब हुई? 1977 में हुई। और जो इनकी प्रारंभिक शिक्षा थी वो कहाँ पर हुई? पुंछ जो है जम्मू एंड कश्मीर में हुई। और उसके बाद इनकी कॉलेज की जो शिक्षा हुई वो कहाँ पर हुई? जो क्रिश्चियन कॉलेज था उसमें हुई। तो ये सब आपको वहीं पर डाल देनी है ये बातें जो मैं यहाँ बता रही हूँ। और इन्होंने कहाँ तक पढ़ाई की? 1934 में पंजाब विश्वविद्यालय से इन्होंने अंग्रेजी में एमए किया। भाई सीधी सी बात है, उर्दू भी आती है, उर्दू भी आती है, और क्या आती है? अंग्रेजी भी आती है। जब अंग्रेजी से एमए की 1934 में पंजाब विश्वविद्यालय से अंग्रेजी से एमए की, तो भाई अंग्रेजी भी आती है। तो स्वाभाविक सी बात है कि इनकी भाषा शैली में किन शब्दों की बहुलता होगी? इन शब्दों की बहुलता होगी ही होगी। ठीक है। और हिंदी तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारे पंजाब और हरियाणा में हिंदी बोली जाती है। बाद में उनका जुड़ाव फिल्म जगत से हो गया और अंतिम समय तक वे मुंबई में ही रहे। तो ये इनकी बातें थी। आगे है, ये यूं तो कृष्ण चंद्र ने उपन्यास, नाटक, रिपोर्टाज और लेख भी बहुत से लिखे हैं, लेकिन उनकी पहचान कहानीकार के रूप में अधिक हुई है। अब आप लिखोगे कृष्ण चंद्र जी ने अनेक विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई, लेकिन एक कहानीकार के रूप में इनको एक विशेष पहचान मिली। महालक्ष्मी का पुल, आईने के सामने आदि इनकी मशहूर कहानियां हैं। इनकी दो प्रसिद्ध कहानियां और कौन सी हैं? महालक्ष्मी का पुल, आईने के सामने। इनकी उनकी लोकप्रियता इस कारण भी है कि काव्यात्मक रोमानियत, काव्यात्मक यानी कि कविता से, रोमानियत और शैली की विविधता के कारण, देखो ये एक शब्द है, आप इनके अंदर क्या है, आप इनकी साहित्यिक विशेषताएं जब आप बताओगे तो बताओगे कि व्यंग्यात्मक तो हो गया, क्योंकि ये पाठ व्यंग्यात्मक शैली में लिखा गया है कि व्यंग्यात्मकता एक हेडिंग हो गया। दूसरा आपका हो गया शैली की विविधता के कारण, ये मैं जो साहित्यिक विशेषताएं बताई हैं मैंने आपको, अलग मुकाम बनाते हैं। कृष्ण चंद्र उर्दू कथा साहित्य में अनूठी रचनाशीलता के लिए बहुचर्चित रहे हैं। वे प्रगतिशील और यथार्थवादी नजरिए से लिखे जाने वाले साहित्य के पक्षधर हैं। तो भाई इनकी कौन कौन सी बन गई वो? प्रगतिशील लेखक संघ से प्रभावित। प्रगतिशील नंबर एक साहित्यिक विशेषता हम क्या लिखोगे? प्रगतिशील लेखक संघ से प्रभावित। दूसरा यथार्थवादी रचनाएं। तीसरा तीसरा कौन सा बताया था अभी? शैली की विविधता। ये इस तरह से आप पॉइंट्स बना सकते हैं। अब आगे चलते हैं। जामुन का पेड़ कृष्ण चंद्र की एक प्रसिद्ध हास्य व्यंग्य कथा है। हास्य व्यंग्य के लिए चीजों को अनुपात से ज्यादा फैला फुलाकर दिखलाने की परिपाटी पुरानी है। हास्य व्यंग्य, हास्य से मतलब हंसना और व्यंग्य से मतलब आलोचना करना, कटाक्ष करना। तो हास्य व्यंग्य प्रधानता। आप इनकी भाषा साहित्यिक विशेषताओं में लिखोगे कि हास्य व्यंग्यता की प्रधानता, विषयों की विविधता, और अभी मैंने एक पीछे बताया था आपको विविधता, शैली की विविधता, और प्रगतिशील लेखक संघ से प्रभावित, यथार्थवाद, ये सब इनके क्या हो गए? का साहित्यिक विशेषताएं। तो हम यहीं थे। हम पढ़ रहे थे कि ये जो जामुन का पेड़ है ये किस प्रकार की कथा है? हास्य व्यंग्य कथा है। हास्य व्यंग्य कथाओं में क्या किया जाता है कि किसी भी बात को अनुपात से ज़्यादा मतलब आवश्यकता से अधिक फैलाकर किसी बात को दिखाया जाता है। तो जब आपको पता है कि किसी भी बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं तो वहाँ पर क्या हो जाता है? अतिशयोक्ति हो जाती है। अब देखते हैं यहाँ से, फैल पुरानी है ये कहानी भी उसका अनुपालन करती है, इसलिए यहाँ घटनाएं अतिशयोक्तिपूर्ण और अविश्वसनीय जान पड़े। देखो जो मैंने बात शुरू में की थी कि कही थी कि मुझे तो कोई खास इस पर विश्वास हो नहीं रहा, अटपटी सी बात लग रही है, वही बात है यहाँ पर भी कह दी। जब किसी भी बात को आप बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के लिखोगे तो उसमें अतिशयोक्ति हो जाएगी और वहाँ से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। तो कोई हैरत नहीं, विश्वसनीयता ऐसी रचनाओं के मूल्यांकन की कसौटी नहीं हो सकती।
प्रस्तुत पाठ में हंसते हंसते ही हमारे भीतर इस बात की समझ पैदा होती है कि कार्यालयी तौर तरीकों में पाया जाने वाला विस्तार कितना निरर्थक और पदानुक्रम कितना हास्यास्पद है। बात यहीं तक नहीं रहती, इस व्यवस्था के संवेदन सुनने एवं अमानवीय होने का पक्ष भी हमारे सामने आता है। देखो यहाँ पर क्या क्या बात बताया है कि जो हमारे कार्यालय हैं, आपको पता है एक डोमिसाइल बनवाने के लिए चले जाओ आप, पता है कितने कागज पत्र आपको तैयार करनी पड़ती हैं। तो इसी तरह से इस पाठ में ये दिखाया गया है कि हमारे कार्यालयों के जो तौर तरीके हैं, जो कार्यालयों में काम हो रहा है, उसका विस्तार कितना निरर्थक है। मतलब एक आदमी की जान जा रही है इस पाठ में, वो पेड़ के नीचे दबा पड़ा है, लेकिन कह रहे कि कभी कह रहे कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का, कभी कह रहे हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट के पास भेजो, और वो आदमी अंततः इस पाठ में दर्शाया गया है कि उस पेड़ के नीचे पड़ा पड़ा ही मर जाता है और बाद में पता चलता है कि नहीं, पता चलता है कि वो एक कवि भी था। तो इसमें पाठ का में जामुन का पाठ पेट में जामुन का पाठ जो है, जामुन का पेड़ जो पाठ है, इसमें ये दर्शाया गया है कवि के द्वारा कि हमारे कार्यालय जो कार्य हैं, उनका जो तरीका है, उनका जो विस्तार है कार्य करने के तरीके का, वो निरर्थक है। पदानुक्रम कितना हास्यास्पद है। पदानुक्रम कि पद के हिसाब से, पदानुक्रम मतलब पद के हिसाब से, भाई सबसे पहले कि उससे छोटा, फिर वो उससे बड़े के पास जाएगा, फिर वो उससे बड़े के पास जाएगा, ये बहुत ही हास्यास्पद है। बात यहीं तक नहीं रहती, इस व्यवस्था के संवेदन सुनने कि देखिए कोई कदम नहीं उठाता, अमानवीय भी है। मानवता क्या कहती है कि कोई आदमी, घायल आदमी एक मुश्किल परिस्थितियों में आपके सामने पड़ा हुआ है, तो आपको उसको उठाकर अस्पताल ले जाइए या उसे जिस चीज़ की ज़रूरत है वो उसे उपलब्ध करवाइए। मानवीयता तो ये कहती है, लेकिन इसमें अमानवीय व्यवहार दिखाया गया है। वो कहता है कि वहाँ भेज दो, वो कहता है वहाँ भेज दो। और दूसरा संवेदन सुनने होता है कि किसी को किसी की भावनाओं की कदर ही नहीं है। संवेदनाएं जब हमारे अंदर होती हैं तो हम किसी का अच्छा सोचते हैं या किसी का बुरा सोचते हैं। अच्छा बुरा सोचने की, भला सोचने की जो क्षमताएं होती हैं, ये हमारा संवेदन कहलाता है। लेकिन अगर इन संवेदनाओं से हम शून्य हो जाते हैं तो फिर आदमी के अंदर कुछ बचता ही नहीं है। तो इस पाठ का जो मुख्य भाव था वो यही था कि संवेदन शून्यता को दर्शाया गया है, अमानवीयता को दर्शाया गया है, और जो कार्यालयों में काम करने की जो प्रक्रिया है, जो तौर तरीके हैं और उनका जो विस्तारित रूप है, उसको दिखाया गया है। तो यही इस लेखक परिचय में था, बहुत कुछ और ज़्यादा इसमें नहीं है। एक नज़र फिर से डाल लो। इनका जन्म हुआ 1914 में। कहाँ पर हुआ? पंजाब के जिला गुजरांवाला के वजीराबाद नामक गांव में हुआ। मृत्यु 1977 में हुई। साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कार मिले, साहित्य अकादमी सहित बहुत से पुरस्कार मिले। और ये इनके कहानी संग्रह थे, बाकी ये इनके उपन्यास थे और भाषा शैली, और ये मैंने आपको साथ साथ बता दी हैं। और प्रेमचंद जी का कहानीकारों में एक उत्कृष्ट स्थान है, एक सम्मानीय स्थान है, सबसे उच्च स्थान है। और उसके बाद आने वाले अगर कहानीकार हैं तो कौन है? कृष्णचंद जी हैं। प्रगतिशील लेखक संघ से इनका गहरा संबंध था। और कृष्णचंद जी की फिर जो प्राथमिक शिक्षा थी वो कहाँ पर हुई? जम्मू कश्मीर के पुंछ में हुई। उच्च शिक्षा कहाँ पर हुई? फोरमैन क्रिश्चियन कॉलेज में हुई। और अंग्रेजी विषय से इन्होंने एमए किया। कहाँ से किया? 1934 में पंजाब विश्वविद्यालय से किया। और ये जो थे, बाद में इनका जो जुड़ाव था फिल्म जगत से हो गया था। और अंतिम समय में भी ये कहाँ पर थे? मुंबई ही में थे। उसके बाद ये सब मैंने आपको बता दिया है कि इनकी मशहूर कहानियाँ कौन कौन सी हैं। महालक्ष्मी का पुल, आईने के सामने, ये आईने के सामने, महालक्ष्मी का पुल, ये इनकी दो मशहूर कहानियाँ हैं। और इस पाठ में यहाँ पर जो आया था ये सब मैंने आपको बता दिया है, भाषा शैली और साहित्यिक विशेषताओं के बारे में। तो ये था हमारा जीवन परिचय, आज का इतना ही है। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।